व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं जो आपके साथ फौरी शेयर करनी है और इसीलिए मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा जी, खबरें आज क्या हैं जी? 3 अहम खबरें हैं जो आपको इस व्लॉग में मैं देने जा रही हूँ। एक तो आपको बताएंगे कि तोशाखाना ट्रायल केस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मोड में दाखिल हो गया है, बड़ा जबरदस्त उसका एक ट्विस्ट आया उसमें। और उसमें इमरान खान साहब ने जब खुद आज बात की है, गुफ्तगू की है और एक बयान रिकॉर्ड करवाया 342 का, तो उसमें उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि नहले पे दैला वाला काम किया है और एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन वहां पे डेवलप हो गई है। तो ये क्या है, ये आपको मैं डिटेल बताती हूँ सारी समात की अहवाल, और फिर बताएंगे आपको कि फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट अहम दिया है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जो कि अभी तक वो काफी अवॉइड कर रहे थे कि ऑन एयर कुछ ऑन द रिकॉर्ड कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। वो क्या स्टेटमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फाइनली आपको बताएंगे पेट्रोल प्राइस के बारे में। वैसे तो मुझे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो आपके 14 तबक खुद ही रोशन हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हो गया है। तो बहरहाल इन खबरों पर बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जो पेशी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, उसके ऊपर थोड़ी बात करनी बड़ी जरूरी है। खान साहब का एज यू नो कि तोशाखाना केस में जो ट्रायल चल रहा है हुमायूं दिलावर की, आज अदालत में वो पेश हुए। कल भी उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था कि वो 342 के तहत जो अपना बयान है वो कलमबंद करवा दें, लेकिन कल उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी तक सवालात भी नहीं पढ़े। 35 सवालात का एक सवालनामा उन्हें पहले से ही दिया गया था, लेकिन जाहिर है कि वो तैयार नहीं थे इस सारे जवाब के लिए, बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। तो उन्होंने फिर मोहलत मांगी, जो कि उन्हें आज तक की सिर्फ दी गई थी, तो आज उन्हें ये बयान रिकॉर्ड कराना था। तो इमरान खान साहब अपने वकला के हमरा पेश हुए। बड़ी दिलचस्प ये समात थी क्योंकि इमरान खान साहब ने यहाँ पर अपना बयान 342 के तहत 342 के तहत रिकॉर्ड करा दिया है। इस बयान में उन्होंने बताया कि उन्होंने 50% रकम की अदायगी की है और फिर ये तहाइफ रखे हैं अपने पास। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सियासी मुकदमात हैं, पीडीएम ने बुनियादी तौर पर उन्हें इलेक्शन से बाहर रखने के लिए ये मुकदमात कायम किए हैं और इनमें कोई किसी किस्म की बेजाब्तगी नहीं है, बिल्कुल बेसलेस ये मुकदमात हैं जो उनके खिलाफ बनाए गए हैं। और खासतौर पर तोशाखाना से मुतालिक भी उन्होंने सारी डिटेल्स बताई कि जो 35 सवालात हैं मैं उनके जवाब दे देता हूँ। उन्होंने वो जवाबात दिए और ये बड़ी फजूल किस्म के वैसे सवालात थे। अगर आपकी नजर से गुजरा हो तो ठीक है, नहीं भी गुजरा तो मैं उसमें से कुछ सवालात अगर मैं रिपीट भी कर दूं कि वो किस किस्म के सवालात थे कि जी आपने जो रकम हासिल की वो सारी रकम क्यों नहीं जमा करवाई बैंक में अपने अकाउंट में। तो अब ये भी एक फजूल सा सवाल लगता है कि भाई अगर मेरे पास एक रकम है तो ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं सारी रकम बैंक अकाउंट में रखूं, सारी ना रखूं, आधी रख लूं, जितनी भी रखूं, इस किस्म की बात। फिर कुछ और भी इसी किस्म के अहमकाना से सवाल थे उसमें जिसका कोई सर पैर नहीं बन रहा था कि आपने ये जो तहाइफ बेचे थे तो उसके बारे में आपने पूरी वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की कि उसकी कितने प्राइस थे ये वो। तो उन्होंने कहा कि भाई मार्केट वैल्यू उसकी क्या है और जो तहाइफ आपके पास आते हैं वो तो आपका जो एक पूरा सिस्टम है तोशाखाना में उसी के तहत उन्हें बताई गई कि ये मार्केट वैल्यू है। अब अगर उनकी मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा या कम है तो उसके रिस्पॉन्सिबल इमरान खान कैसे हो सकते हैं। और इसी तरह दीगर बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनका कोई सर पैर नहीं था और बहरहाल इमरान खान साहब ने वो 35 सवालात के जवाब दे दिए हैं और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। ट्विस्टिंग चीज उसमें क्या है, इंटरेस्टिंग चीज उसमें ये है कि इमरान खान साहब ने अपने बयान में ये भी कहा है कि जो उनके ये तहाइफ थे कि उन्होंने खुद जाती तौर पर नहीं बेचे थे बल्कि अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के थ्रू बेचे थे, उनके जरिए बेचे थे। और उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनका नाम है वसीम चीमा साहब। उस वक्त वो ब्रिगेडियर के ओहदे पर फाइज थे। ब्रिगेडियर वसीम चीमा के थ्रू इमरान खान साहब ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने ये तहाइफ बेचे। और इतना ही नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अदालत इन साहब को नोटिस जारी करे और वो इन्हें अपने गवाह के तौर पर पेश करना चाहते हैं। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब हैं ये अब मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पा चुके हैं और गुज़श्ता साल जो तरक्कियां की गई थी उनमें ये मेजर जनरल बन गए थे। तो अब ये बड़ा दिलचस्प है कि इमरान खान साहब ने अदालत से ही कहा है कि जी अपने गवाह आपने तो पेश कर दिए, जरा मेरे गवाहों को भी तलब करें। अब अगर एक मेजर जनरल आके इमरान खान साहब की गवाही देते हैं और उन्हें क्या बुलाया जाता है और वो एक सेशन कोर्ट में आकर क्या इमरान खान साहब के हक में या उनके खिलाफ जो भी है वो कोई बयान देते हैं, तो ये कैसा नजारा होगा। ये अपने तौर का एक मुनफरिद नजारा होगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन इमरान खान साहब ने इस तरह से ये जो
बॉल है ये कोर्ट के ही कोर्ट में डाल दी है। और अब जज दिलावर साहब सोचेंगे जरूर कि ये मैं किसको बुला बैठा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एक तरह से ये बिल्कुल एक नई रिवायत कायम की है कि अपना गवाह जो है उन्होंने इस तरह से पेश किया है। और आमतौर पर देखा ये जाता है कि इस किस्म की मुकदमात में जो डिफेंस है वो अपने गवाह कम ही पेश करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने अपना गवाह ना सिर्फ पेश करने के लिए कहा है अदालत को, बल्कि उन्होंने बाकायदा उसको ही उसके ऊपर ज्यादा बर्डन डाला है कि जी उनके थ्रू मैंने बेचे हैं, तो आप उनसे मजीद तफसीलात मालूम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है इस सारे सिचुएशन में जो आया है। देखना ये कि क्या जज साहब वाकई जो सिटिंग मेजर जनरल हैं उनको बुलाएंगे, अपनी अदालत में खड़ा करेंगे कि आए जी जरा आके गवाही दे। तो ये बड़ा एक अजीब सा मामला हो जाएगा अगर ऐसा होता है। तो जस्ट सी कि ये क्या इसको बुलाते हैं। मुझे वैसे इस बात की उम्मीद तो कम ही है, लेकिन फिर आप देखिए कि इसके ऊपर फिर ऑटोमेटिकली बर्डन जो है वो जज साहब के ऊपर आता है कि आपको किस तरीके से इसका मतलब है कि फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। जब एक कोई मुल्जिम अपना गवाह पेश करना चाहता है, अपने शवाहिद देना चाहता है, तो भाई उसका ये राइट है कि उसको उसका पूरा मौका फ्राहम किया जाए। तो ये एक तरह से एक मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया इमरान खान साहब ने। दूसरा इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि इमरान खान साहब जब इस पेशी के लिए जा रहे थे तो वहां पर कुछ सहाफ़ी हज़रात और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान भी थोड़ा फड्डा हो गया। बेसिकली इस्लामाबाद पुलिस तो आपको पता है इस वक्त पूरा गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। अपने काम के अलावा इस पुलिस को हर काम करना है, और सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी का कोई ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी नंबर ऑफ टाइम्स ना सिर्फ ये सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी कर रही है, ये वकला के साथ भी बदतमीजी कर रही है। और आपका जो अपना पर्सनल काम है जो एक पुलिस का होना चाहिए कि जी आप अमन अमान की जो सारी सिचुएशन है उसको देखें शहर में, तो आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो क्राइम रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। ना सिर्फ ये कि चोरी और डकैती के वारदात में इजाफा हुआ है, बल्कि इस्लामाबाद के महफूज तरीन इलाकों में रेप जैसे इंसिडेंट्स भी पेश आए हैं। उनके ऊपर ये बिल्कुल खामोश हैं, कोई तफ्तीश नहीं होती। और उस सबसे बढ़कर ये कि एक लायानी किस्म के ट्वीट करने का इनको पता नहीं कहां से चस्का पड़ गया है, और एक बिल्कुल पार्टी बनकर ये एक सियासी बयानबाजी की तरह ये ट्वीट दाग देते हैं, जिसमें कोई आप नहीं कह सकते कि ये कोई इंडिपेंडेंट किस्म की बड़ी रिस्पॉन्सिबल किसी की एक बॉडी है जो कि आपको किसी बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, बल्कि सीधा सीधा इल्जाम तराशियां ये ऐसे कर रहे होते हैं जैसे पूरी पूरी पार्टी बने हुए होते हैं। और ये सब आपको मालूम है कि इनको किसकी आशीर्वाद है और क्यों ये इस तरह कर रहे हैं। तो इनके अभी तक जो कहते हैं ना कि होश अभी ठिकाने नहीं आए, जब वक्त आएगा तो इनके भी होश ठिकाने आएंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस की बर्बादी है वो आपने देखी है कि किस तरीके से अपनी आंखों से हुई है। इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए कि जो वहां पर सहाफ़ी हज़रात अपने पेशा वराना फराइज की अंजामदही के लिए पहुंचे हुए थे, उनको बालों से पकड़ा गया है, घसीटा गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद ट्वीट में ये कहा गया है कि जी नक्शे अमन का खदशा है, इनको हर एक से ही नक्शे अमन का खदशा है, और जो नक्शे अमन कर रहे हैं उनको ये पकड़ नहीं सकते। ये इनकी इस वक्त सूरत हाल है, ना अहली की ना लायकी की, करप्ट किस्म की ये पुलिस जो कि बिल्कुल इस वक्त सियासी एमा के ऊपर जो मुखालिफिन है उनको पकड़ने पर तो लगी हुई है, साथ ही साथ जो सहाफ़ी हैं उनको उनकी पेशा वराना फराइज की अंजामदही से भी रोक रही है। तो ये एक वाकया पेश आया। आई डोंट नो अब क्या होगा, बीच बिचा करके कोई आके हुकूमत वाला बड़ा अच्छा बनेगा, मरियम औरंगजेब साहिबा या कोई और आके कहेंगे कि जी हम छुड़वा देते हैं, और ये वो तो होता रहेगा। लेकिन ये नंबर ऑफ टाइम्स इस किस्म के वाकयात जो है वो पेश आ रहे हैं। बहरहाल जी ये एक वाकया पेश आया, और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान साहब की वकला की जानिब से दायर की गई पिटीशन कल समाअत के लिए फिक्स कर दी है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस के हवाले से समाअत होगी। इससे पहले भी एक दफा पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और वो दायरा इख्तियार के हवाले से भी थी, और जज साहब के ऊपर जो एतराज उठाया गया है ये पीटीआई की वकला की जानिब से उसको भी एड्रेस करने के लिए थी। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों दरख्वास्तें वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दी थी कि जी वही पहले इनका फैसला करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए। लेकिन हमने अभी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई फैसला अभी नहीं किया। अलबत्ता वहां पर भी अब इसी वीक में ये समाअत जो है वो फिक्स है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस नई दरख्वास्त के ऊपर क्या फैसला करती है उसका फैसला कल हो जाएगा। लेकिन ये भी एक डेवलपमेंट है कि ये तोशा खाना जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा अदालतों में समाअत में है। इसके साथ साथ मैं एक चीज आपके साथ और शेयर कर दूं इसी समाअत के हवाले से कि जो इमरान खान साहब के वकला टीम में एक साहब है इंतजार पंजोता साहब, और ये इन्होंने अपना एक ट्वीट किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने ये कहा अपने ट्वीट में
कि जो मामूल की ट्रायल है, हम हर रोज सफर भी करते हैं, हम हर रोज घंटों घंटों अदालतों में, नैब में, FIA में, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, जगह जगह पे जलील तो हो रहे हैं वो तो अपनी जगह। इंतजार पंजोथा साहब ने ये ट्वीट किया है कि 4 घंटे कल और आज के दिन में इमरान खान साहब ने खड़े होकर इस समात का हिस्सा बनकर उनको हैरान कर दिया है। उनका कहना है कि वो हालांकि एज में इमरान खान साहब से कम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो थक जाते थे, वो काफी देर खड़े होकर थक जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का स्टेमिना और हिम्मत देख के वो हैरान हुए कि वो 4 घंटे मुसलसल खड़े हैं और इसके बावजूद भी उनके चेहरे पे कोई थकन के आसार नहीं थे, कोई उनके चेहरे पे नागवारी के असरात नहीं थे। तो वो बड़े हैरान हुए और फिर उन्होंने पूछ भी लिया खान साहब से कि आखिर क्या वजह है कि 4 घंटे आप मुसलसल खड़े हैं, इसके बावजूद भी आप कोई आपकी थकन के आसार नहीं है। तो उस पर इमरान खान साहब का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि चूंकि मुझे मालूम है कि मैं हक और सच पर हूं और मुझे मालूम है कि ये बोगस मुकदमात है जिनको मैं फेस कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल मुझे यकीन है इस बात का 100% कि मैं इनसे ना सिर्फ लड़ूंगा बल्कि इंशाल्लाह फतह भी हमारी होगी। तो इसी चीज ने, इसी उम्मीद ने मुझे हमेशा फ्रेश रखा हुआ होता है, तरोताजा रखा हुआ होता है और मैं इसलिए थकता नहीं हूँ क्योंकि मैं हक और सच के रास्ते पे हूँ। तो फिर इंतजार हुसैन साहब का कहना है कि फिर उसके बाद मुझे भी एक नई एनर्जी मिल जाती है उनके ये रवैये से। तो ये जनाब एक चीज है, वाकई एक स्टेमिना तो उनका है और यही चीज है कि जो वो इतनी देर से इन तमाम मुकदमात से लड़ रहे हैं, निमट रहे हैं और किसी भी किस्म की डील को फिलहाल तक तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। बहरहाल जी, ये तो थी उनकी तोशाखाना और मुकदमात की पेशियों के हवाले से अपडेट्स। अब वो वापस लाहौर ही आ रहे हैं आज, क्योंकि अभी फौरी कल कोई इस्लामाबाद में मुकदमा नहीं था। तो अभी देखते हैं कि जी क्या होता है। बाकी मैं आपको जरा बता दूं कि फवाद चौधरी साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया। फवाद चौधरी साहब ने बड़े अरसे बाद एक स्टेटमेंट जारी किया है पॉलिटिकल सिचुएशन पर, वरना वो तो आपको पता है पॉलिटिकली इस वक्त बिल्कुल हाइबरनेट हुए हैं। तो फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि आइंदा इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां, ये तलखियां, ये कम नहीं होती। उनका कहना है कि इस वक्त का तकाजा है ये कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो तलखी है उसे कम किया जाए, इनकी आपस में दूरी खत्म की जा सके और इनकी गलतफहमियां दूर की जाएं। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब से भी इमरान खान साहब की जो गलतफहमियां हैं, जो उनकी कशीदगी है, बल्कि वो गलतफहमियां तो नहीं कह सकते लेकिन कशीदगी कम जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे माहौल में आप इलेक्शन में जाते हैं, अव्वल तो इसमें पहली बात ये कि इलेक्शन में जाने का इम्कान ही कम हो जाता है, और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप जाते भी हैं तो ऐसे इलेक्शन होना और इन इलेक्शंस के नताइज का आना, ये सारा मामला ही बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। और इस कंट्रोवर्शियल प्रोसेस के नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए भी काम करना बड़ा मुश्किल होगा। और बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो इकॉनमी की सिचुएशन है, दीगर जो मसाइल हैं, उसमें से पाकिस्तान को निकलने के लिए एक पुरअमन माहौल की, एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। और अगर इस तरह हसल बसल में इलेक्शन होते हैं और इस तरह के फेयर इलेक्शन नहीं होते जिस पर सबका ट्रस्ट हो, तो उस सूरत में कोई भी उस गवर्नमेंट को कबूल नहीं करेगा और फिर एक बेचैनी और बेयकीनी की फिजा कायम रहेगी और वो गवर्नमेंट भी परफॉर्म नहीं कर सकेगी। तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ी ये सेन बात की है, बड़ा मैं इसको समझती हूँ कि उनकी इस बात में सदाकत है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए और उसका इनेकाद यकीनी नहीं बनाया गया तो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए बहरानों से निकलना। लेकिन अगेन जो उन्होंने बातें की हैं कि ऐसा हो सकता है, मुझे इसके इम्कानात बड़े कम नजर आते हैं। इस वक्त जो एक्सट्रीम पोजीशंस ली गई हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के लिए ली गई हों या इमरान खान के इल्जामात हों मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर, फिर नवाज शरीफ साहब जिस नहज पर जा चुके हैं वहां पर तो आप सोच भी नहीं सकते कि इमरान खान से किसी तरह की वो लोग बात करें, नेगोशिएट करें, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। राना सनाउल्लाह साहब हों या दीगर उनके जो करीबी वुज़रा है, वो बड़ा साफ तौर पे कह चुके हैं कि या ये रहेंगे या हम रहेंगे। तो जब आप इस लेवल पर आ जाते हैं कि आपने सियासत को एक दुश्मनी और एक एग्जिस्टेंस के लिए अपनी उस नहज पर ले आए हैं कि जहां पर जी हमारी एग्जिस्टेंस चूंकि इस बंदे के होने से खतरे में है, लिहाजा हमने इसको नहीं छोड़ना, चाहे जायज है ना जायज है। और वो ये कह चुके हैं कि जमहूरी है, गैर जमहूरी है, आईनी है या गैर आईनी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। तो जब आप इस नहज पर आ जाएं कि जब आप कोई रूल्स ही ना छोड़ें गेम के, तो फिर वहां पर बात ही खत्म हो जाती है। वहां आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी आपस की कोई कशीदगी खत्म हो सकती है। और इमरान खान साहब की तरफ से तो काफी दफा ऑफर आई है कि जी आप बातचीत कर लें, आप लोग मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन उन दोनों तरफ से ही, ना तो इस्टेब्लिशमेंट और ना ही मौजूदा हुकूमत, कोई भी उनकी तरफ मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाता, दोनों ही उनको क्रश करने की तरफ लगे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में बड़ा मुश्किल है
कि कोई भी ऐसा किरदार अदा हो सके जिसमें इनकी कोई आपस में दूरियां खत्म हो, या कोई आप कह लें कि कशीदगी खत्म हो। हाँ, अगर कोई ऐसे स्टेप्स होते जो इनकी तरफ से कहा जा रहे होते कि जी इमरान खान अगर ये कर लें तो हम सोच सकते हैं उनसे बात करने के लिए, तो ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं उन्हें दी जाती। इवन तो इमरान खान साहब ने तो जरूर ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई ऑप्शन भी नहीं इवन दी गई। तो ये एक सारी सिचुएशन है जिससे मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ, और आप भी असेस कर सकते हैं बड़ा आसानी से, कि फिल वक्त तो ये सारा सिचुएशन डाइल्यूट होती नजर नहीं आ रही, और मुझे लगता है कि ये भी ऐसे ही चलेगा। बाकी इलेक्शन जो है इसमें आप ये देख लीजिए कि इलेक्शन में ये क्या जाएंगे, जब ये 20-20 रुपए पेट्रोल की कीमत एक साथ बढ़ा रहे हैं तो फिर किस मुंह से इलेक्शन में जाएंगे। और ये चीजें भी इंडिकेट करती हैं कि फिर इनको भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन अभी दूर है, तो लिहाजा जो इन्होंने करना है वो इन्होंने करना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इसलिए पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं क्योंकि IMF प्रोग्राम में है और उनको आपने पैसे देने ही देने हर सूरत, और उनकी बातें माननी है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि IMF के पैसे उतारने के लिए जो आपको बाकी काम करने हैं, इस्लाहात करनी है, वो आप कर नहीं सकते। और यही वजह है कि जब आप वो नहीं करते, ना तो आपका उसकी तरफ फोकस है, ना आपकी उसकी तरफ विल है, ना ख्वाहिश है, ना नियत है, और ना ही आपकी वो कैपेसिटी है, तो फिर ऐसी सूरत में आप कुछ और नहीं कर सकते। तो सीधा और आसान हल ये है कि आवाम से निकलवाते जाओ और उनको देते जाओ, और बस ये आपका एक आसान हल है, उसमें आपका तो कोई फिर किरदार ही नहीं है। ये तो फिर मैं भी अगर वजीर खजाना बन जाऊं या वजीर आजम बन जाऊं तो मेरे लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है कि मैं आवाम पर सारा बोझ ट्रांसफर कर दूं और वहां से उनकी जेबों से निकलवा के दूसरे को दे दूं, और फिर बड़ा भगवान भी बन जाऊं कि देखो जी मैंने डिफॉल्ट से बचा लिया। तो फिटे मुंह आपके ऐसे बचाने के ऊपर कि अगर आपने इस किस्म की स्ट्रैटेजी से ही पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है, जिसमें अवाम का आपने कचूमर निकाल दिया, लोग झोलियां उठा उठा के बददुआएं आपको दे रहे हैं, पेट्रोल प्राइस बढ़ेगी, मतलब आपकी हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। और फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे कि अब बिजली की प्राइस में तो पहले ही इजाफा हुआ है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मजीद फिर जो बिजली है उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बता रही हैं कि इनका तो कोई मूड नहीं है, और इनको नजर आ रहा है कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना, इसी वजह से ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। वरना ये मुझे नहीं मालूम है कि ये कैसे सोच रहे हैं कि ऐसे फैसले करके जाते जाते ये अवाम के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे और क्या कैंपेन भी चलाएंगे अपनी इलेक्शन के लिए। लेकिन आपको भी बहुत सारी चीजें कुछ अरसे में होती हुई नजर आएंगी। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए।